कौन सी दुनिया में रहते पर हैं। योगेंद्र जी, इसी नोटिफिकेशन में लिखा है, और मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। Since the last intensive revision in Bihar was undertaken in 2003, the EROs shall treat the electoral roll of 2003 with qualifying date of 1st of January 2003 as probative evidence of eligibility, including presumption of citizenship, unless they receive any other input otherwise. फिर आगे है, any person whose name is not recorded in the 2003 electoral roll shall, for the purpose of registration in the electoral roll, is required to submit from amongst a wide range of eligible government documents as prescribed for establishing their eligibility to be an elector. मतलब इसमें यह साफ लिखा है 2003 से पहले, जो 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, उसमें जिन जिन लोगों की जांच हो चुकी है, जिनके नाम उस लिस्ट में हैं, उनको वोटर माना जाएगा, उन पर कोई सवाल नहीं है। 2003 के बाद जिन लोगों के नाम जुड़े हैं, क्योंकि उनके नामों में गड़बड़ियां हुई हैं, ये जांच उनके लिए की जा रही है। योगेंद्र जी, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा किया मानक भाई, आपने ये याद दिला दिया, क्योंकि इसलिए मैं इसको असंभव और अलोकतांत्रिक बताता हूं। इसका कारण ये, आप वोटर लिस्ट की जांच करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके सामान्य तरीके हैं, चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया पे बहुत सवाल उठे हैं। कहा है कि महाराष्ट्र में आपने प्रक्रिया को फॉलो क्यों नहीं किया। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि कागज पे लिखी गई प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। वो सब करने की बजाय जो इनको करना चाहिए था, इन्होंने कहा कि अब सारे मामले को हम नए सिरे से करेंगे। और ये मैं साधारण हिंदी में समझा देता हूं, जो आपने सुंदर अंग्रेजी में पढ़ के सुना दिया है। वो ये है कि अगर आपके घर आया, फॉर्म दे गया, घर में 5 लोग हैं, 5 के फॉर्म दे दिया, अम्मा जी का नाम, अम्मा जी 60 साल की हैं, उनका नाम 2003 की लिस्ट में भी था, इसलिए उनको फॉर्म उनको भी भरना पड़ेगा। हाँ। और फॉर्म के साथ उनको 2003 की इलेक्टोरल लिस्ट का जीरोक्स कॉपी नत्थी करना पड़ेगा, जिसमें उनका नाम होगा। हाँ। मान लीजिए अम्मा जी का नाम है। हाँ। तो ठीक है, इतने में उनका काम चल गया, उनको मान लिया जाएगा, उनको कोई और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन अगर घर में कोई चाचा थे जिनका किसी भी संयोग से, वो भी उम्र के 55 है, पर संयोग से 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, तो उन्हें अब साबित करना पड़ेगा कि उनको सर्टिफिकेट साथ में नत्थी करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कौन सी है मैं 1 मिनट में बता दूंगा, पर आप देखिए। नंबर 3, अब घर के अंदर 40 साल की उम्र के छोटे लोग हैं, जो कि 1987 के बाद पैदा हुए, है ना। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी उम्र 40 से 20 के बीच में है, तो उन्हें क्या करना होगा? जो अगर 40 से ऊपर के लोग हैं, जिनका बाई चांस 2003 में नहीं था, उन्हें केवल अपना साबित करना पड़ेगा कि भाई मैं भारत में पैदा हुआ था। जो 40 से उम्र जिसकी कम है, 40 और 20 के बीच में जिसकी उम्र है, उसको ना सिर्फ अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसको अपने मां या बाप किसी एक का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और जिसकी उम्र 20 साल से कम है, यानी कि 2004 के बाद जन्म हुआ, उसको अपना सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा, अपने मां और पिता दोनों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट क्या देना पड़ेगा मानक भाई? इसको इन्होंने अपेंडिक्स के अंदर दिया है। हाँ। याद रखिए, आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। yes. जो 2 आइडेंटिटी कार्ड इस देश के हर व्यक्ति के पास होते हैं, बिहार के 88% लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन वो मान्य नहीं होगा। एपिक कार्ड मान्य नहीं होगा। तो भाई क्या मान्य होगा? पासपोर्ट मान्य होगा। बिहार के कितने लोगों के पास पासपोर्ट? मैं पढ़ दूं योगेंद्र जी, मैं पढ़ दूं जरा क्या क्या मान्य है। इसमें लिखा हुआ है, एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू रेगुलर एम्प्लॉई पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, any identity card, certificate, document issued in India by government, local authorities, banks, post office, LIC, PSUs prior to 1/07/1987. Prior to 1987, याद रखिए। उसके बाद आइए, लंबी चौड़ी, योगेंद्र जी लंबी चौड़ी लिस्ट है। नंबर 3 पे बर्थ सर्टिफिकेट, फिर है पासपोर्ट, फिर है मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फिर है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट अथॉरिटी, फिर है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, फिर है OBC, SC, ST और एनी कास्ट सर्टिफिकेट, फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज, एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है योगेंद्र जी, इसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो मिल ही जाएगा।
मानक भाई, किस दुनिया में रहते हैं आप और मैं? आपको बताता हूं, इस लंबी चौड़ी लिस्ट में केवल 3 है जो सामान्य लोगों के पास होते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऑफ कोर्स आपके पास सब कुछ होगा। साधारण याद रखिए, बिहार के गांव में जाइए जहां अम्मा है, जिसका बेटा पंजाब में काम करने गया है, जिसके पति का देहांत हो गया है, जिसकी 2 बेटियां उसके साथ हैं, उसके घर में क्या होगा? 3 सामान्य चीजें हैं। एक, बर्थ सर्टिफिकेट। बिहार में 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था सन 2001 और 2005 के बीच में, जिस समय की हम बात कर रहे हैं। नंबर 2, कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ा ज्यादा होता है। बिहार में इस पे सर्वे हो चुका है। एससी में 20% लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ओबीसी में कोई 24% के पास कास्ट सर्टिफिकेट था। जनरल में तो कास्ट सर्टिफिकेट का सवाल ही नहीं होता। कुल मिला के 20% के पास। और मैट्रिक पास करने का सर्टिफिकेट कितनों के पास होता है? याद रखिए, आज की बात नहीं हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है, यानी कि जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच में इस वक्त हो चुकी है। उस समय बिहार में एवरेज 13% के पास था। मैं दावे से कहता हूं मानक भाई, गंभीरता से कहता हूं, बिहार के 1/4 लोगों के अधिक हो ही नहीं सकता। और पता है कितने लोगों की हम बात कर रहे हैं? बिहार में अंदाजन 8 करोड़ लोग इस वक्त हैं जो कि वोटर लिस्ट में होने चाहिए। उनमें से 4,76,00,000 लोग हैं जिनकी 40 साल से कम की उम्र है। इनको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। और इन 4,76,00,000 में से मैं दावे से कहता हूं 1.25 करोड़ से ज्यादा के पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता। और वो भी तो 1 महीने के अंदर देना। बच्चा पंजाब में है, आज उसकी मां घर पे बैठे हुए उसका फॉर्म भी भर देगी, फोटो भी होगा, उसका सिग्नेचर भी होगा और साथ में सर्टिफिकेट भी लग जाएगा। किस दुनिया की बात कर रहे हैं? तो फिर मतलब योगेश जी